दोस्तों, क्या आप आने वाले सीजन में लद्दाख का ट्रिप प्लान कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि क्या कोई ऐसे टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपने लद्दाख ट्रिप का बजट जो है या कॉस्ट जो है उन्हें कम कर सकते हो। अपनी लद्दाख ट्रैवल गाइड सीरीज के पिछले कुछ एपिसोड्स में मैं अभी तक आपको ये बता चुका हूँ कि आपको लद्दाख ट्रिप का बजट कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लद्दाख का ट्रिप करना है बजट में, तो वो कैसे करना चाहिए। आज के इस एपिसोड के अंदर मैं आपके साथ में 5 ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जिनको यूज करके आप अपनी लद्दाख ट्रिप की कॉस्टिंग जो है उसको डिक्रीज कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो चलिए फिर जानते हैं इन 5 टिप्स के बारे में। जुले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स है उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। चलिए अब वापस टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि भाई लद्दाख के ट्रिप का जो बजट है या कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा क्यों होती है। तो देखो दोस्तों, होता क्या है, जब आप लद्दाख का ट्रिप प्लान करते हो आपको कम से कम 10 से 12 दिन तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप लद्दाख का बेसिक सर्किट कर रहे हो कि भाई श्रीनगर से गए और मनाली ले से वापस आ गए, तो जितने दिन ज़्यादा होंगे उतने ही दिन की जो स्टे की कॉस्ट है, फूड की कॉस्ट है, वो आपकी लगने वाली है, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पर दिन की जो आपकी कॉस्ट है उसको हम कंट्रोल में रखें, डिक्रीज्ड अमाउंट में रखें, ताकि जो ओवरऑल इम्पैक्ट है पूरे बजट पे लद्दाख ट्रिप का वो कम हो। दूसरी चीज़ क्या है कि लद्दाख के अंदर जो कम्यूट है या टैक्सीज हैं वो बहुत कॉस्टली हैं। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंस है पूरी, जहाँ भी आप पैसे को कम कर सकते हो, बजट को कम कर सकते हो, वो बढ़ जाती है, ताकि ओवरऑल जो लद्दाख ट्रिप की कॉस्ट है वो कम होती चली जाए। इसलिए मैंने सोचा जो टिप्स मैं फॉलो करता हूँ अपनी लद्दाख या ज़ंस्कार वैली की जो ट्रिप्स हैं उनकी कॉस्ट को कम रखने के लिए, वो टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस वीडियो के अंदर। अब इसमें सबसे पहली टिप ये आती है कि आप जो लद्दाख का शोल्डर सीजन है उसमें ट्रैवल करें। अब आप पूछोगे लद्दाख का शोल्डर सीजन क्या होता है। सबसे पहली बात, लद्दाख का जो टूरिस्ट सीजन का टाइम है वो अपना मिड ऑफ मई का महीना जो होता है वहां से स्टार्ट होता है और मिड ऑफ सितंबर तक चलता है। तो अगर इससे पहले का जो मिड ऑफ मई से पहले का 1-1.5 महीना हम लगा लें, जो कि अप्रैल से लेके और मिड मई, ठीक है, तो ये शोल्डर सीजन में आता है, सीजन शुरू होने से पहले। और जो दूसरा शोल्डर सीजन होता है 15 सितंबर से लेके और एंड ऑफ अक्टूबर टाइप्स या मिड ऑफ अक्टूबर टाइप्स तक होता है। तो ये जो 2 विंडो हैं इनको हम शोल्डर सीजन कहते हैं। अब ये शोल्डर सीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर सीजन शुरू होने वाला है तो भाई होटल्स हो गए, शॉप्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ये सब खुल रहे होते हैं। अब जब सीजन एंड हो जाता है या एंड होने वाला होता है तो यही सब चीज़ें जो हैं पैकअप हो रही होती हैं, बंद हो रही होती है। इस टाइम पर अगर आप ट्रैवल करोगे तो जो अवेलेबिलिटी है होटल्स की, होम स्टेज की, गेस्ट हाउसेस की, वो जो होती है वो रहती है। तो अगर होटल खुले हुए हैं या बंद हो रहे हैं और कुछ रूम्स खुले हुए हैं वहां पे, तो होटल्स वालों के लिए तो फायदा ही है, राइट। या तो खुलते खुलते उनको पैसे मिल रहे हैं या बंद होते होते पैसे मिल रहे हैं, बट इस टाइम पे आपको काफी डिस्काउंटेड रेट्स में होटल मिल जाते हैं। दूसरा एडवांटेज ये हो जाता है कि भाई आप ऑन स्पॉट डील्स भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि टूरिस्ट रश नहीं है तो आपको प्री बुकिंग या एडवांस में बुकिंग करके जाने की जरूरत नहीं है। आप वहां जाके भी ढूंढ सकते हो होटल को, आपको मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो आपके पास में बार्गेनिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है। अब तीसरा जो होता है कि आप शोल्डर सीजन में हो, कम टूरिस्ट होंगे, तो भाई जो टूरिस्ट लोकेशंस है उनको अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, देख पाओगे, मजे ले पाओगे। अब आप कहोगे ये तो आपने अच्छी अच्छी चीजें बता दी, पर बुरी चीज़ें क्या है इस शोल्डर सीजन में ट्रैवल करने की। क्यों भाई जनता सारी इसी टाइम पे क्यों नहीं चले जाती। तो देखो, जब सीजन स्टार्ट हो रहा होता है तब भी ठंड होती है, जब सीजन एंड हो रहा होता है तब भी ठंड होती है। खास तौर से एंड हो रहा होता है तो ज़्यादा कंफर्टेबल है कि आप ठंड को मैनेज कर सकते हो, बट जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से खुले हुए होते हैं, स्टेबल होते हैं। बट सीज़न की शुरुआत में अगर आप जा रहे हो, जो शोल्डर सीजन अप्रैल वाला है, तो भाई मनाली ले खुला है नहीं खुला, श्रीनगर ले खुला है नहीं खुला, बहुत सारे इवेंट बट रहते हैं। तो ये एक और चैलेंज आ जाता है जब आप शोल्डर सीजन में ट्रैवल कर रहे हो। तो दूसरी टिप ये है कि जब भी आप ट्रैवल करते हो लद्दाख, तो कम से कम 3 से 5 लोगों के ग्रुप में आप ट्रैवल करो। बिल्कुल ऑप्टिमल ग्रुप साइज है। तो अगर आप इसमें ट्रैवल करते हो, कम्यूट और स्टे दोनों में ही कॉस्ट का इंपैक्ट आएगा। इनफैक्ट अगर आप इस टिप को पहली टिप के साथ कंबाइन कर दोगे तो शोल्डर सीजन के अंदर अगर आप 3 लोग हो ग्रुप के अंदर, राइट, तो आपको बेसिकली जो रूम्स हैं जो थर्ड पर्सन के लिए होगा, रूम रेंट ऑलमोस्ट फ्री मिल जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा बेड्स वगैरह जो होते हैं वो फ्री में दे दिए जाते हैं शोल्डर सीजन्स के अंदर। तो इसलिए आपको जो कॉस्ट है रूम रेंट की वो बहुत कम करने पड़ने वाली है अगर आप 3 लोग मिल के एक रूम को शेयर कर रहे हो तो। अब ऐसे ही अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें और अगर आप टैक्सी को यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपके साथ में 4 से 5 लोग हैं, जो कि ऑप्टिमल साइज है, अगेन वो मैं बोल रहा हूँ ग्रुप का, अगर आप लद्दाख ट्रैवल कर रहे हो, एक कंफर्ट भी रहता है टैक्सी के अंदर, बहुत ज़्यादा क्रैम्पनेस नहीं आती है, आप आराम से बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और जो कॉस्ट है उसको शेयर कर सकते हो। 5 से 6 लोगों के बाद जो पर शेयर है
वो ज़्यादा फर्क नहीं आता है, पर आप कंफर्ट जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर लेते हो। जो रिकमेंडेशन रहता है वो मेरा यही रहता है कि अगर आप 3 से 5 लोग हो तो आप नॉर्मल टैक्सी में ट्रैवल करो। अगर आप 5 से 10 लोगों के बीच में हो तो आप या तो दो टैक्सी ले लो, या फिर अगर आपको इकोनॉमिक बनाना है उसको, कंफर्ट थोड़ा सैक्रिफाइस करके, तो आप टेम्पो ट्रैवलर या टाटा विंगर टाइप की जो 9 सीटर, 10 सीटर, 13 सीटर आती हैं, उनमें आप ट्रैवल कर सकते हो। वहाँ पे जो आपकी कॉस्ट है वो करीबन 40% इंक्रीज होगी दूसरी टैक्सी के अकॉर्डिंग। और तीसरा है कि अगर आपका जो ग्रुप साइज है वो 3 से कम है तो भाई आप बाइक रेंट पे ले लो। अगर आप बाइकर हो, अच्छा राइड कर सकते हो पहाड़ों के अंदर, और पिलियन के साथ में राइड करो ताकि कॉस्ट जो है कम हो जाए। अब इसी कम्यूट के अंदर अगर मैं बोलूं कि आप खुद की गाड़ी से जा रहे हो और आपके पास में 4 से 5 लोग हैं, तो इससे सस्ता ऑप्शन, इससे सस्ती लद्दाख की ट्रिप आप नहीं बना सकते हो। चाहे आप मेरा वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने लद्दाख ट्रिप की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है वो बताया हुआ है। जब भी आप हिमालयाज में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। अब इसमें तीसरी टिप ये आ जाती है कि आप ऑन द स्पॉट बुकिंग्स जो है उनको कर सकते हो, चाहे वो टैक्सी हो गई, चाहे वो स्टे ऑप्शंस हो गए। अब टैक्सी में ज़्यादा फर्क नहीं आता है, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि टैक्सी जो है वहाँ पे यूनियन कंट्रोल्ड है। अगर आप ऑन स्पॉट टैक्सी बुक भी कर रहे हो, अगर सीज़न टाइम के बाहर करोगे, खास तौर से मई और जून के महीने के बाहर करोगे, तब टैक्सी ड्राइवर खुद अपने से कुछ डिस्काउंट दे दे तो दे दे, बट अदरवाइज वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है टैक्सी के मामले में अगर देखा जाए तो। बट स्टे ऑप्शंस में अगर आप सीज़न टाइम के बाहर हो, जो कि खास तौर से मई और जून के महीने हैं, ये जो 2 महीने होते हैं ये पीक सीजन होता है, बहुत भीड़ होती है इस टाइम पे लद्दाख में। खास तौर से पिछले साल से बहुत भीड़ आने लग गई है। तो इसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल हो थोड़ी बहुत सर्च करने में ऑन द स्पॉट, तो आपको कुछ ना कुछ ऑन स्पॉट ज़रूर मिल जाएगा, चाहे वो जुलाई का महीना हो गया, अगस्त का महीना हो गया, या फिर सितंबर का हो गया। और शोल्डर सीजन में तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको ऑन स्पॉट डील्स जो है मिल ही जाती हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि क्या प्री बुकिंग या एडवांस बुकिंग करके जाना ज़रूरी है? तो मैं ये बोलूँगा कि पिछले साल बहुत किल्लत हुई थी लद्दाख के अंदर, इतना टूरिस्ट पहुँच गया था कि टैक्सी नहीं थी, होटल्स नहीं थे। खास तौर से सीजन टाइम में जब वो बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, उस टाइम पे बहुत भीड़ थी लद्दाख के अंदर। तो अगर आप उस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो और आपको हैजल नहीं चाहिए तो प्लीज़ आप प्री बुकिंग करके जाइए लद्दाख में। बट उन 2 महीने के बाहर, खास तौर से जुलाई का जो सेकंड हाफ है उसके बाद, और जो अपना मई से फर्स्ट हाफ है उससे पहले आप जा सकते हो। ऑन स्पॉट आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा वहाँ पे। नहीं तो आप होम स्टेज जो हैं वो तो अवेलेबल रहते ही हैं, आप उनमें जाके अपना जो रात बात है उसको बिता सकते हो। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, जब आप ऑन स्पॉट बुकिंग पे रिलाई कर रहे हो, वहीं पे जाके कुछ कमरा वमरा देख रहे हो, तो भाई आपको सुबह निकलना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे मेरा लीव अर्ली स्लीप अर्ली वाला प्रिंसिपल जो है, जो मैं ज़्यादातर वीडियोज़ में बताता हूँ, वो बहुत काम आता है कि आप सुबह सुबह कहीं भी निकल रहे हैं लद्दाख में साइट सीइंग के लिए तो जल्दी निकलिए और शाम तक जल्दी पहुंच जाएं। सूरज ढलने से काफ़ी पहले तक पहुंच जाएं, ताकि जो कैंप साइट्स वगैरह हैं या फिर होटल्स वगैरह हैं या फिर गेस्ट हाउसेज हैं, होम स्टेज हैं, जो भी है, जहां भी आप रुके हैं जाके या पहुंचे हैं जाके, उनको इस बात का रियलाइजेशन हो कि आप रात के अंधेरे में नहीं पहुंचे हो, कि आपको ढूंढने में मशक्क़त होने वाली है, राइट। आप उजाले में पहुंचे हो, जहां भी पहुंचे हो, तो जो बार्गेनिंग पावर है, नेगोशिएशन है, वो बढ़ जाती है आपकी, क्योंकि होटल वाले को या गेस्ट हाउस वाले को भी पता है कि भाई अगर मैंने अच्छे रेट नहीं दिए तो ये बंदा आगे चला जाएगा। अब चौथी टिप ये आ जाती है कि जो आपके स्टे ऑप्शंस हैं, जहाँ पे आप रुकना चाहते हो, उन ऑप्शंस को थोड़ा वाइजली चूज़ करें। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या है कि वाइजली चूज़ करें? तो देखो दोस्तों, जब मैं ट्रैवल करता हूँ लद्दाख वद्दाख, तो भाई होटल नाम की जो चीज़ है ना, वो मेरे दिमाग में होती ही नहीं है, क्योंकि मैं बजट में ट्रैवल करने वाला आदमी हूँ। तो भाई मैं होटल तो शब्द ही हटा देता हूँ अपनी डिक्शनरी से। मैं ढूंढता हूँ गेस्ट हाउसेस कौन से हैं जहाँ पे कंफर्ट हो थोड़ा मेरी फैमिली के लिए, क्लीनलीनेस हो, या फिर होम स्टेज ऐसे कौन से हैं ताकि मैं लोकल से भी इंटरेक्ट कर पाऊँ, एक लोकल कल्चर को भी देख पाऊँ, एक्सपीरियंस कर पाऊँ। और जब हम लद्दाख जैसी, स्पीति जैसी, ज़ंस्कार वैली जैसी ब्यूटीफुल लोकेशंस पे जाते हैं, जगहों पे जाते हैं, तो मेनली रात में ही पहुँचते हैं। मोस्टली लोगों की आइटनरी जो होती है वो इतनी, कहूँगा मैं, कि रश्ड होती है कि भाई आप रात में पहुँच रहे हो, सुबह उठ रहे हो, दूसरी डेस्टिनेशन में जा रहे हो, वहाँ पे पहुँच रहे हो, तीसरी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो। तो ज़्यादातर हमारी आइटनरीज इस तरह की होती है। तो भाई रात में अगर रुकना ही है तो आपको बस एक कंफर्टेबल क्लीन रूम चाहिए, क्लीन टॉयलेट्स होने चाहिए जहाँ पे आपको रुकना है। वो वहाँ पे आपको जो क्लास ए, क्लास बी कैटेगरी की गेस्ट हाउसेज हैं या फिर होम स्टेज हैं, वहाँ पर भी मिल जाता है। तो बस थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ता है। अगर आपको
लग्जरी चाहिए तो फिर भाई होटल्स ही हैं, आप उन होटल्स में रुकिए और पैसा जैसे आप पे कर सकते हैं वहाँ पे करिए। दूसरा ड्रॉबैक कई बार ये होता है कि भाई वहाँ पे कुजीन नहीं मिलेंगे आपको डिफरेंट टाइप की, क्योंकि कोई शेफ़ नहीं होगा, राइट। या तो होमली फूड होगा जो कि होम स्टेज में खाया जाता है, तो आप उसको खा के काम चला सकते हैं, या फिर भाई आप बाहर जाके जो रेस्टोरेंट्स हैं ले के अंदर वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। अब इसी में पांचवी टिप भी सेम लाइंस पे है कि भाई जो आपके खाने की जगहें हैं जहाँ पे आप खाना खाएंगे उन्हें भी वाइजली चूज़ करिए। और मतलब यही है कि हाई एंड रेस्टोरेंट्स में जाके खाना ना खाने की जगह आप जो लोकल ढाबे वगैरह हैं, वहाँ पे लोकल दुकानें हैं, आप उन पे खाना खाइए, होम स्टेज में खाना खाइए। पहली बात तो आपको फ्रेश मिलेगा, जो फ्रेशली कुक्ड फूड होगा, मील्स होंगी या वेजिटेबल्स या जो कुछ भी है वो आपको बिल्कुल फ्रेश मिलने वाला है। वहाँ पे जो लोग वो खुद खाते हैं घर में वही आपको देने वाले हैं। और दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको भाई लोकल कुजीन जो है या लोकल फूड जो है वो जिस तरह से ऑथेंटिकली प्रिपेयर करते हैं वो खाने को भी मिल सकता है। ऑफ कोर्स जैसे लग्जरी होटल्स में गार्निश होके आता है फूड, एक उसकी डेकोरेशन भी होती है, वो आपको शायद ना मिले, बट अगर आप उससे काम चला सकते हो तो आप अच्छा खासा पैसा जो है वो सेव कर सकते हो। और हाँ, ये बात का ध्यान रखिएगा कि मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप हाई एंड रेस्टोरेंट्स जो हैं जो कि अपने चांगस्पा रोड पे हैं या मेन मार्केट में हैं लेकी, वहाँ पे खाना मत खाएं। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक बैलेंस बना के चलिए। ये नहीं है तीनों मील वहाँ चल रही हैं, अगर आपको पैसा बचाना है, पैसा नहीं बचाना है तो आप तीनों मील वहाँ पे खाइए। तो अगर जनरल टिप्स की बात करें तो भाई छठी टिप ये भी आ जाती है कि कई बार ऐसा होता है जो कि अक्सर फॉरेन कंट्रीज़ में देखा जाता है कि जब आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो हर कोई बंदा अपना अपना पैसा देता है मील का जब खाना खाते हैं, राइट। अब अपने इंडिया में ये कल्चर नहीं है, राइट। भाई ऑफेंड हो जाएगा कोई कि ऐसे कैसे बोल दिया कि मैं अपने खाने के पैसे दूंगा, तेरे के नहीं दूंगा, भाई शेयर नहीं करेगा भाई। तो ये चीज़ अगर आपका ग्रुप कंफर्टेबल है, खास तौर से अगर आप स्ट्रेंजर के ग्रुप में है तो आई थिंक थोड़ा इजी हो जाता है, बट फ्रेंड सर्कल में ये टिप जो है फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। पर अगर आपके ग्रुप का सेटअप इस तरह का है कि आप अपनी इंडिविजुअल मील्स के ही पैसे देते हो या शेयर करते हो अपने ग्रुप के अंदर, तो भाई आप बिल्कुल फ़ायदा उठाइए इसका, ताकि आप खुद के बेसिस पे बजट जो है मील्स का उनको कंट्रोल कर पाएं। आखिरी में सातवीं टिप ये बोलूँगा कि भाई जो एयर ट्रैवल है, अगर आप फ्लाइट से लद्दाख जा रहे हो तो जो डील्स हैं उनको ढूंढते रहिए। कई बार एब्सर्ड प्राइसिंग होती है, बहुत ही वाहियात जिसे कहते हैं ना, इतने ज़्यादा प्राइस होती है, 30-30 हज़ार की टिकट होती है कि भैया फॉरेन कंट्री घूम के आ सकते हो बट दिल्ली से ले नहीं जा सकते हो, इतनी महंगी टिकट्स भी हो जाती हैं। तो आपको थोड़ा ट्रैक रखना ज़रूरी है। और अगर आपको पता है कि आप ट्रैवल करने वाले हो लद्दाख और आपको कोई एडवांस में चीप टिकट मिल रही है, सस्ते में टिकट मिल रही है, तो मौका मत गवाइए, उस टिकट को बुक कर लीजिए। अब ये सब कहानी थी। अगर आपके पास में ऑलरेडी ग्रुप है, आपका ग्रुप साइज जो है 3 से 5 लोगों का, 4 से 5 लोगों का है, तो आप क्या टिप्स फॉलो कर सकते हो, किस तरह से लद्दाख ट्रिप की कॉस्ट जो है कंट्रोल कर सकते हो। एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स ये भी आता है कि भाई एज अ कपल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या एज अ सोलो पर्सन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, राइट, लद्दाख, तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप सोलो हो या एज अ कपल वहाँ ट्रैवल कर रहे हो तो जो टैक्सी कॉस्ट है ना, वही सबसे बड़ी आफत है वहाँ पे, वही सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ख़ास तौर से आप जब लद्दाख पहुँच चुके हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लद्दाख पहुँच जाइए, ठीक है। मनाली ले पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, श्रीनगर ले पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, तो आप उन दोनों को यूज़ करके ले पहुँच जाइए। ले पहुँचने के बाद में आपके ऑप्शंस जो हैं खुल जाते हैं। आप ही की तरह वहाँ पे बहुत सारे और सोलो ट्रैवलर्स या फिर कपल्स आए हुए होते हैं जो कि एज ए टूरिस्ट और लोगों को ढूंढ रहे होते हैं ताकि जो टैक्सी की कॉस्ट है उसे कम करा जाए, क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम है वो सभी की प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बड़ा अच्छा सिस्टम बना हुआ है लद्दाख के अंदर। आप देखेंगे सीजन टाइम के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हो गए, ट्रैवल एजेंट्स हो गए, वो वाइट बोर्ड वगैरह लगा के रखते हैं। वहाँ पे आप जाके खुद भी अपना ग्रुप फॉर्म करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर जो लोकल ट्रैवल एजेंट्स हैं वो 100-200 रुपये सीट पर सीट फालतू लेते हैं, बट वो आपको पूरा का पूरा एक शेयर्ड टूरिस्ट टैक्सी का जो टूर है वो अरेंज कर देते हैं। नॉर्मल जो साइट सीइंग प्लेसेस हैं जैसे नुब्रा वैली हो गया, पैंगोंग लेक हो गया, सोमोरी का सर्किट हो गया, या इवन मनाली लेक का ड्रॉप हो गया, वहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपकी टैक्सी की कॉस्ट है टैक्सी यूनियन से जो आ रही है वो डिवाइड कर दी जाएगी जितने भी लोग आप टैक्सी में लेके अपने साथ में जा रहे हो। और इसका एडवांटेज ये है कि ये क्योंकि टूरिस्ट शेयर टैक्सी होगी, आप जैसे टूरिस्ट ही होंगे आपके साथ में, तो जगह जगह पे रुक सकती है। ये लोकल शेयर टैक्सी नहीं है जो कि एक पॉइंट से चलेगी और दूसरे पे ही रुकेगी, राइट। तो इस तरह से लद्दाख के अंदर जो टैक्सी की कॉस्ट है एज अ कपल या एज अ सोलो ट्रैवलर आप कंट्रोल कर सकते हो।
या फिर उसे कम कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि भाई ऑनलाइन आप ट्रैवल पार्टनर्स ढूंढ सकते हो, जैसे इंडिया माइक फोरम हो गया वहाँ पे, या लोनली प्लैनेट जैसे फोरम्स हो गए, यहाँ पे जाके अगर आप ऑनलाइन ट्रैवल पार्टनर्स ढूंढ रहे हो जो कि आपको टैक्सी कॉस्ट शेयरिंग में हेल्प करेंगे। पहले जो मेरा ब्लॉग है devilonwheels.com, उस पर मैं ऑनलाइन ट्रैवल पार्टनर्स का एक फोरम या सेक्शन चलाया करता था, बट अब वो नहीं है। कैलेंडर भी हुआ करता था, बट हैजल बहुत है, स्पैम बहुत था, इसलिए मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। आप ज़रूर ये जो कमेंट सेक्शन है इस वीडियो में, या कम्युनिटी सेक्शन जो है, वहाँ पे मैं एक थ्रेड स्टार्ट कर सकता हूँ जहाँ पे आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और लोग अगर उसको देख रहे हैं और वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस तरह से आप ऑनलाइन ट्रैवल पार्टनर्स भी ढूंढ सकते हो जो कि आपको मनाली से ले की जर्नी और श्रीनगर से ले की जर्नी जो है उसको भी एज अ शेयर टैक्सी में ट्रैवल करने में हेल्प करेंगे, और लद्दाख में जाके सेम ही ग्रुप पूरा लद्दाख जो है वो उसको घूम सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर में सारी टिप्स जो थी, जो आपकी लद्दाख की ट्रिप की कॉस्ट को कम करने में, कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेंगी, वो आपके साथ में शेयर करना चाहता था। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर लगता है किसी और को पसंद आएगा तो उससे शेयर कर दें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है जहाँ पे मैं आपकी हेल्प जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, झूले और हिमालयस जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें।